देखिए, जैसे हमारा 2009 का टॉपिक है। पूरे टॉपिक आप लोग एक बार देखो। क्या हमारे परंपरागत हस्तशिल्पों की नियत में मंथर मृत्यु लिखी है? एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड हम सारे टॉपिकों से जोड़ते हैं, ठीक है? आप देखो, हम जिस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं, बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि हमने ऐसे बाड़ नहीं बना पाया? या फिर पांचवा टॉपिक देखो, वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। क्या हमारी जो एक फेंसिंग थी इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि वैश्वीकरण हमारे कह सकते हैं परंपरागत हस्तशिल्पियों की नियति में मंथर मृत्यु लिख रहा है? या फिर सेकंड टॉपिक आप देखो, क्या हम एक मृदु राज्य है? मृदु राज्य का आप थोड़ा समझ लो। क्या हमारा जो एक फेंसिंग है या फिर हमारी जो बाड़े हैं ये कमजोर है, लचीली हैं? इसको मतलब सारे टॉपिकों को हम सोच सकते हैं। पहला टॉपिक हमने बात भी की थी, जैसे एक दिन पहले बात की थी लघु उद्योगों पर, कि कैसे लघु उद्योग जो है वर्तमान समय में धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। या फिर क्वेश्चन था, क्या भूमंडलीकरण लघु उद्योगों को समाप्त कर देगा? तो वही बातें हैं, क्या परंपरागत शिल्पों की नियत में मंथर मृत्यु लिखी है? क्या आपको अभी मतलब फिलहाल में हैंडीक्राफ्ट से चीज़ें जो बनती हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं? मतलब दिख इस आधार पे कि जो एक इस तरह का समाज बना है, या फिर डिजिटलीकरण या फिर वैश्वीकरण का जो समाज बन गया, तो इस समाज में क्या ये चीज़ें वृद्धि कर रही हैं? क्या या फिर ये कुचक्र में फँसी हुई हैं, ऐसा कि ये घट रहा है और घटने के कारण ये चीज़ें हतोत्साहित हो रही हैं। हतोत्साहित होने के कारण इनमें निवेश कम हो रहा है, निवेश कम होने के कारण उत्पाद कम हो रहा है, और उत्पाद एक बार फिर से यही चीज़ें कि इसकी नियत में मंथर मृत्यु की धीरे-धीरे जो कुचक्र चलता रहेगा। जैसे आप लोग गरीबी का कुचक्र देखते हो, गरीब इंसान गरीब होता चला जाता है, तो ये कुचक्र ही है। जैसे मुझे अगर सही याद है, तो इकोनॉमी में एक दुष्चक्र होता है, मर्रे दुष्चक्र। उसको आप देखोगे तो वैसा ही आप इसको भी एक सामने देख सकते हो। अगर हस्तशिल्पियों का वर्तमान समय में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग क्राफ्ट को पसंद करने के बजाय लोग जो मशीनों से बनी चीज़ें होती हैं, या फिर एक सामान्य सा कंपनी जो है सामने, तो कंपनी कोशिश करती है कि हम मशीनों से अगर चीज़ें बनाएँगे, तो चीज़ें कम वेतन में या फिर कहें कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन देंगी, और कम लागत में अगर ज़्यादा उत्पादन देती हैं, तो फिर क्यों ज़रूरत है एक हैंडीक्राफ्ट बनाने की, या फिर हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है इनको क्यों हम आगे बढ़ाएं? लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? क्वेश्चन टॉपिक हमारा 2009 का है, तो हम इस पर भी सवाल करेंगे कि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है, हो सकता है वैश्वीकरण के कारण थोड़े एक तरह से दूसरी चीज़ों या फिर मशीनी चीज़ों के कारण पीछे हुए हों, लेकिन पीछे इन अर्थों में हो सकते हैं परसेंटेज घटा है, संख्या नहीं घटी है। तो ऐसी भी बातें हैं, इसकी रचनात्मकता हो सकती है, या फिर कहें कि इसमें जो एक अनूठापन था, वो अनूठापन लोग ढूँढते हैं। अब जैसे किसी भी चीज़ की बात कर लो, कि जो बात हाथ से बने में है, वो बात मशीन से बने में नहीं है। आप लोगों को भी पता है, चाहे साड़ी की बात हो, या फिर चाहे किसी भी बुनकर या फिर कोई भी सामान हो। तो ऐसी चीज़ें, क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो क्या स्लो डेथ लिखी है, या फिर स्लो डेथ को हम एक विकास में बदल सकते हैं, या फिर हमारा जो आधार होगा, वो बेहतर हो सकता है। अगला टॉपिक आप देखो, क्या हम एक मृदु राज्य है? इस टॉपिक को आप चाहो तो टॉपिक नंबर 4 से भी एक रिलेट कर सकते हो, कि आप लोगों ने मतलब भारत की उदारता तो देखी होगी, कि हमारा जो नज़रिया है वसुधैव कुटुंबकम वाला है, और वसुधैव कुटुंबकम वाला नज़रिया क्या हमें एक मृदु बना देता है? मृदु का मतलब आप समझ सकते हो कि हम क्या सॉफ्ट हैं, और सॉफ्ट चीज़ें जानते हो कि मतलब अगर सँभाल के ना रखी जाएँगी तो वो खराब हो जाती है। जैसे आप एक सॉफ्ट मिट्टी से बना हुआ घड़ा ही देख सकते हो। अगर वो कमज़ोर होगा, अगर वो एक तरह से आप इसमें आ जाओ कि जो बढ़िया बाड़ें होती हैं, वो बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं। तो अगर हम मृदु हैं, या फिर अगर हमारी बाड़ें कमज़ोर हैं, लचीली ज़्यादा हैं, या फिर ज़्यादा एक उदार भाव दिखाती हैं, तो क्या वैसे हम हैं? या फिर हमारे पास ये भी है कि अगर आप ईंट बार-बार करोगे, तो हम बार-बार ये नहीं कहेंगे कि थप्पड़ के बदले दूसरा गाल भी आगे कर दो। हमारे पास भी अब एक तरह से ऐसी विचारधारा है कि हम इतने भी मृदु नहीं हैं। उदार भाव भले हमारा है,
या फिर हमारी जो एक मानसिकता है, भले ये वाली है कि नेबरहुड फर्स्ट, लेकिन फिर भी हम उतने मृदु नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन का भी जवाब आप देख सकते हो, मतलब एक 50-50 कि हम उदार तो हैं, लेकिन उदार का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा हमें दबाते रहोगे। जैसे कहा भी जाता है ना कि एक जो पेड़ होगा, जो सीधा पेड़ होता है, उसको ही सबसे पहले काटा जाता है। तो वास्तव में हम सीधे तो हैं, लेकिन उतने कमज़ोर पेड़ नहीं है, ऐसा मतलब इसको आधार लेके समझा जा सकता है। तीसरा टॉपिक मुझे एक तरह से हिंदी में जैसे है, तो कठिन लग रहा है, अगर अंग्रेजी में जाओगे तो ये सामान्य सा हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल का फ़ोकस हमारे समाज के समृद्धों के पक्ष की ओर अधिकाधिक विषम बनता जा रहा है। मतलब एक तरह से देखो अंग्रेजी में ये बोल रहा है, the focus of healthcare is increasingly getting skewed towards the haves of our society। मतलब एक तरह से कि जो हमारे हैव्स वर्ग हैं या फिर जिन वर्गों के पास धन है, क्या स्वास्थ्य का फोकस उन्हीं वर्गों के पास। जैसे हमने एक टॉपिक किया भी है कि गरीबों तक न्याय अगर नहीं पहुंचेगा तो गरीब कह सकते हैं कि एक वही आधार कि उनको कुछ अवसर नहीं मिलेगा। तो स्वास्थ्य वाली चीज क्या केवल एक अमीर वर्ग तक सीमित रह गई है, या फिर स्वास्थ्य का निजीकरण की बात कर लो, या फिर स्वास्थ्य में जो इतने रुपए खर्च होते हैं, क्या यही जो क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वास्थ्य देखभाल का फोकस हमारे समाज के समृद्धों के पक्ष की ओर अधिकाधिक विषम बनता जा रहा है। क्या बातें सत्य हैं? जैसे आप देख भी सकते हो एक तरह से, ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सही बात है, जितने अधिक रुपए होंगे उतनी बेहतर तरीके से आपका इलाज होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप चाहे एक सरकारी अस्पताल की बात कर लो, उतनी बेहतर ना हो भले, लेकिन ये उतना भी विषम बनता नहीं चला जा रहा है। और चौथे टॉपिक पर हम बात करेंगे। 5वां टॉपिक हमने पहले भी किया है, वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। एक तरह से अब हमसे सॉलिड क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट कि पहले तो ये पूछ रहा था कि क्या ये खत्म करेगा, क्या वैश्वीकरण से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप देखो जस्ट 3 साल में या फिर कहें 4 से 5 साल में यूपीएससी का नजरिया बदल रहा है, और यूपीएससी का नजरिया बदल रहा है तो माने जो हमारा पिछला टॉपिक था, क्या जो भूमंडलीकरण है हमारे राष्ट्रीय पहचान को खतरे में डालेगा, तो उसका जवाब यूपीएससी स्वयं कर रहा है। क्यों? वो बनाम में आ चुका है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ विरोध में आ जाती है, तो वो खत्म तो करेगा ही। चाहे राष्ट्रवाद हमारा जीत जाए तो वैश्वीकरण खत्म हो जाएगा, या फिर वैश्वीकरण खत्म हो जाए तो राष्ट्रवाद जीत जाएगा। लेकिन वो 2 चीज़ें जो हैं, हमें दोनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाना होगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद बनाए रह गए, तो वास्तव में ना तो वैश्वीकरण का हमको लाभ होगा, ना राष्ट्रवाद को, विश्व को, मतलब एक जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, उसका हम वैश्वीकरण में कुछ भी समावेश कर पाएँगे। तो वही सारी बातें। और फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक नंबर जो 4 है, इस पे मतलब एक तरह से अच्छी बातें हो सकती हैं, और सबसे पहले मैं संदर्भ यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता चाहे द रोड नॉट टेकन हो, और जो ये टॉपिक है कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नाइबर, तो ये आप लोग अभी चाहे गूगल या विकिपीडिया कर सकते हो। मेंडिंग बॉल उनकी एक कविता है, उसी से इनका एक उद्धरण लिया गया है कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर। और उनकी एक कविता ये भी है, द लेसन फॉर टुडे। इससे भी काफ़ी चीज़ें जैसे आप देखोगे, भले कह सकते हैं कि कविता से उनके डायरेक्ट एक क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन आप समझ सकते हो द लेसन फॉर टुडे मतलब आज की सोचना, या फिर आज अगर हमारा बेहतर होगा। जैसे एक टॉपिक 2022 का सोचो, छप्पर की मरम्मत का वास्तविक समय जो होता है धूप निकलने पर होता है। और द लेसन फॉर टुडे भी हमें यही समझा रहा है एक तरह से। आप जब कविता पढ़ोगे तो वो कविता हमें यही समझाती है। तो हमें जितने एक तरह से कहाँ से वो आधार आ रहे हैं, या फिर कहाँ से यूपीएससी टॉपिक बना रहा है, तो उस आधार को भी समझते चले जाना है। और जब समझते चले जाएँगे थोड़ी-थोड़ी एक तरह से कंटेंट के तौर पर हम श्रेष्ठ होते जाएँगे। जैसे आप अगर चलो बात तो शुरू ही कर देते हैं। अगर गुड फ्रेंड्स में गुड नेबर कविता की बात करोगे, या फिर उसके सारांश की बात करोगे, तो उसमें जो एक लेखक है, लेखक पूछता है कि ये जो बाड़े बने हैं, ये जो एक फेंसिंग की गई है, ये किसी को पसंद नहीं आ रही। तो उसका जो पड़ोसी बोलता है कि ये चीज़ें ठीक है, पसंद नहीं आ रही, लेकिन इसकी मरम्मत करना ज़रूरी है। समझाता है कि तुम्हारे कुत्ते इधर आके मेरी जो फसल है उसको खा जाएँगे, मेरी गाय तुम्हारी फसल खा सकती है। ये सारी चीज़ें ऐसे पूरा एक एंडिंग होता है, और फिर से पड़ोसी दोहराता है, क्योंकि अ,
गुड फ्रेंड्स मेक गुड नाइबर। तो ऐसी चीज़ अगर हमने केवल कविता पढ़ी है ना, तो उस कविता का सार हमें पता है, और कविता का सार अगर पता होगा तो लगभग हमारा जो एक कह सकते हैं तथ्य जो है काफ़ी क्लियर होने वाला है, और हम आसानी से पूरा जो टॉपिक है बिना किसी एक तरह से कह सकते हैं मुसीबत के हल कर ले जाएँगे। तो अब आप इसमें जो भी बताना चाहते हो बता सकते हो कि कैसे हम शुरुआत करें? क्या-क्या हमारे प्रश्न होने चाहिए? अगर मैं शुरुआत करूँ तो 2-3 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। क्या वास्तव में अच्छे पड़ोसी होने के लिए बाड़ों की ज़रूरत या फिर फेंसिंग की ज़रूरत है? अगर फेंसिंग वर्ड नहीं समझ पा रहे हो तो एक सीमा को नॉर्मल ले सकते हो, बॉर्डर। हाँ, क्या वास्तव में बॉर्डर की ज़रूरत है? आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं इसका इंट्रो क्या होने वाला है। जो भी पूछना हो आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक या फिर जो भी चीज़ें। एक चीज़ तो आप ये देख सकते हो कि क्या वास्तव में हम एक मृदु राज्य हैं, मतलब क्या हमारी बाड़ें मजबूत नहीं हैं? तो आप हमारे पड़ोसी देख सकते हो। एक तरह से अगर हमको एग्ज़ाम्पल लेना है, तो हम अपने पड़ोसी देख सकते हैं। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर चाहे जो भी हो, एक तरह से हमारे पड़ोसी दिखा रहे हैं कि हम एक मृदु राज्य हैं, या फिर हमारी जो एक बाड़े हैं, वास्तव में मजबूत हैं या मजबूत नहीं हैं, वो दिखा रही हैं चीज़ें। कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो बताएँ? कुछ क्वेश्चन अगर आप बना पाओ। जैसे क्या हम अच्छे पड़ोसी बनाने के लिए इन बाड़ों को या फिर इन सीमाओं को गिरा देना चाहिए? जैसे आप अगर भूटान का सोचना चाहो तो भूटान तो यही दिखाता है कि उसमें एक तरह से भूटान या नेपाल हो, हमारा एक सामंजस्य बना हुआ है, मतलब उस आधार पर सीमा ना होने के बावजूद। तो क्या वास्तव में बाड़ों को गिरा देना चाहिए? या फिर बाड़ों के लगे होने से हम अच्छे पड़ोसी तो बना लेंगे, लेकिन ये अच्छे पड़ोसी वास्तव में एक कह सकते हैं हमारी मदद नहीं कर पाएँगे, और मदद ना करने वाले पड़ोसी भी वैसे ही होते हैं। कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। सर, इस इसमें ये हो सकता है कि बाणों का जो बाणे का होता है वो उसमें होना ज़रूरी नहीं है सर, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। बाड़ों का होना ज़रूरी नहीं भी है भी, बढ़िया। और कोई कुछ पूछना चाहता है? जैसे इन्होंने लिखा, हाँ, अच्छे पड़ोसी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी जी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। वही चीज़ें एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो हमारी बाड़ें होंगी, क्या वास्तव में यही अच्छे पड़ोसी बनाएँगी, या फिर हमारा जो एक स्वभाव होगा ये अच्छा, और क्या स्वभाव को ही हम अपनी बाड़ें समझते हैं? जैसे आप देखते ही होंगे कि जो आपका चरित्र होता है, आप यूपीएससी का टॉपिक पे फिर आ जाओ, कि आपका जो चरित्र होगा ना, वो सामने वाले के लिए आपका संस्कार होगा। तो अगर आपके एक स्वरूप में ये चीज़ें हैं, तभी हमारे जो अच्छे पड़ोसी होंगे, वही बनेंगे। क्योंकि अटल जी ने कहा ही है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। बढ़िया बातें हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता है या सर फिर बताना सर चाहता है? इसमें इसमें सर ये हो सकता है कि चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है सर, और बिना च और चरित्र से ही शत्रु को मित्र बना सकते हैं सर। ठीक है। और कोई? कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? देखिए, जब तक आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पाओगे, ऐसे टॉपिक में थोड़े उलझे रह जाओगे। हाँ, चलो ठीक है, कुछ टॉपिक में हमें नहीं ज़रूरत होती क्वेश्चन की, लेकिन ये आप पूरी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर एक कह दो कि बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं, तो क्या वास्तव में रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरी कविता पढ़ोगे ना, कविता यही समझाती है कि अगर आप अच्छे पड़ोसी बाड़ों के माध्यम से बना लोगे, तो वो बाड़े मतलब एक तरह से बाड़े ही हैं, आप पड़ोसी अच्छे नहीं बना पाए। तो वही एक सार भाव आप समझ के कुछ भी अगर पूछना चाहते हो, या फिर कोई भी जो क्वेश्चन जिन आधारों पर हमको बातें करनी चाहिए, या फिर हम अपने उदाहरणों को सेट करेंगे कि अच्छे बाड़े होने से क्या-क्या हमें लाभ हो सकते हैं, या फिर अच्छे पड़ोसी होने से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। एक वो बात, या फिर एक खराब पड़ोसी कैसे उन कमज़ोर बाड़ों को भी तोड़ देता है, ये बातें भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखिए, क्वेश्चन करिए या फिर क्वेश्चन ना भी सही, तो कम से कम एक आशंका आपके दिमाग में होनी चाहिए।
क्या जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, इस बात की सार्थकता है? और अगर हम यहाँ तक पहुँच गए कि बात की सार्थकता को निकालने के लिए हमारे दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, जो पूछ रही हैं कि मनुष्य जाति ये जो बाड़े बना रहे हैं, क्या बाड़ों का मतलब यही है कि हम बाड़े एक क्या बोलते हैं जैसे रेड क्लिफ रेखा हो गई, इसका होना या फिर जैसे हम समुद्री बाड़े बनाते हैं कि एक अदृश्य बाड़ा या फिर एक अदृश्य सीमा जो हमारे पड़ोसियों को नियंत्रित करती है कि आप इससे आगे नहीं जाओगे। तो ये बातें भी हैं हमारे दिमाग में कि क्या मनुष्य जाति जो है वर्तमान समय में अदृश्य जो बाड़े बना रहे हैं, तो इन अदृश्य बाड़ों से भी उतना ही फ़र्क पड़ रहा है? क्या उतने ही बेहतर पड़ोसी बन पा रहे हैं? या फिर वैसा है कि अदृश्य का होना एक पड़ोसी की जो एक अच्छाई होती है, उसको भी अदृश्य कर देता है? या फिर अर्थशास्त्र तो ये बोलता है कि हमारे हमारे जो पड़ोसी होते हैं मतलब जस्ट जो आपकी सीमा से सटे हुए हैं, वो आपके पड़ोसी होंगे ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वैसी बात अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि जैसे एक सामान्य सा स्ट्रक्चर आप समझोगे ना, तो ऐसा होता है कि बीच में एक बीज गिड़ हो गए मतलब आप हो गए बीच में। आपके जो बगल का है वो अरि कहा जाएगा, अरि मतलब शत्रु। और आपके जो अरि है, अरि के बगल वाला मित्र कहा जाएगा और मित्र के बगल वाला अरिमित्र मतलब फिर से शत्रु, अरिमित्र के बगल वाला अरि मित्र मित्र। तो वो भी मतलब एक तरह से समझो कि वही है कि जो हमारा क्रम चाहे आप लेफ्ट में देख लो और राइट में उन्होंने बताया कि एक पहाड़ी ग्रह होगा जो आपका शत्रु होगा, उसके बगल वाला आपका आक्रांत हो सकता है। जैसे समझो पाकिस्तान के बगल वाला अफ़गानिस्तान, तो ये हमारा मित्र मतलब एक सामान्य सी समझ कि अर्थशास्त्र में ऐसा माना गया है कि जो हमारे पड़ोसी होंगे वास्तव में वो हमारे मित्र हैं ही नहीं। तो क्या हम एक अच्छा बाड़ा बनाकर ये जो अर्थशास्त्र की परिकल्पना है या फिर अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत है, इसको मंडल सिद्धांत बोलते हैं। तो क्या इस मंडल सिद्धांत को हम एक बढ़िया बाड़े बनाकर कंट्रोल कर ले जाएँगे? उसकी बातें भी आप सोच सकते हो। बाड़े मतलब फेंसिंग या फिर आप बॉर्डर समझ लो बॉर्डर। आपने वो बाड़े तो देखी होंगी ना, जैसे आपने अगर त्यागपत्र पढ़ा होगा, तो त्यागपत्र में यही जो मृणाल है, वो यही कहती है कि मैं ऐसे एक बाड़े में बंद हो चुकी हूँ, जिसमें मेरे विचार भी अब बाहर नहीं जा सकते। और अगर मैं चाहूँ भी इस बाड़े से निकलना, तो आपकी जितनी भी एक व्यवस्था है, वो अस्त-व्यस्त हो जाएगी। तो इसको भी आप समझ सकते हो। सर यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर शहरीकरण के एग्जांपल शहरी के एग्जांपल ले सकते हैं कि सर और गांव से लोग और शहर में चले जाते हैं तो अपने आप दूसरे दूसरे लोगों से बहुत कम बोलते हैं या ना के बराबर बोलते हैं या अपने में ही रहते हैं अपने घर में रहते हैं और दूसरे से बहुत कम माने शहर में बातचीत करते हैं और गांव में सर वही रहते हैं तो सभी लोग मिलकर गांव में सभी लोग एकत्र होकर कभी कभी बात भी कर लेते हैं रोज बात कर लेते हैं इसमें हो सकता है क्या और पड़ोसी बढ़िया। और अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं। ये बढ़िया मतलब एक तरह से आप समझो कि गाँव में एक आधार आप देखोगे कि वास्तव में है तो कमज़ोर बाड़े मतलब एक बॉर्डर के तरीके से। आप ये नहीं देखोगे कि चारों ओर दीवार कड़ी है या फिर प्राचीर बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाओगे तो शहर में प्राचीर बना है, तो क्या उस प्राचीर बनने के कारण या फिर उस बॉर्डर बनने के कारण हमारे पड़ोसी अच्छे बन गए? ये भी एक सवाल का विषय है। बढ़िया है। और आप इसी के सामने एक चीन की दीवार का सोच सकते हो। चीन की जो महान दीवार है, वास्तव में एक अच्छा बाड़ा माना जाता है। और चीन का देख सकते हो कि चीन के जो पड़ोसी हैं, एक आधार में चीन के लिए कि उसके लिए तो कोई आक्रमण नहीं कर रहा है या फिर आक्रमण से प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी उसको बचाता है। तो ये भी एक संदर्भ हो सकता है। लेकिन संदर्भ के साथ-साथ कई बातें हैं हमारे पास, तो अब क्या बातें शुरू कर देनी चाहिए? शक्ति के बिना शांत की कल्पना करना मूर्खता है। और यही बात एक आप सामान्य से एग्जांपल से देखोगे ना कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, चाइना के पास परमाणु बम है और अगर भारत के पास परमाणु बम ना होता ना, तो ये इस तरह की शांति स्थापित हो ही नहीं पाती। ये मतलब आप सोच सकते हो कि परमाणु बम का होना वास्तव में एक मजबूत बाड़े या फिर एक हमारी शक्ति को ही बता रहा है। और शक्ति के सामने शक्ति अगर रहेगी तो सामने वाला भी कतराएगा कि पड़ोसी की जो चीज़ें हैं, पड़ोसी को छेड़ी ना जाए या फिर पड़ोसी ने अगर ताला मजबूत लगा रखा है, तो उस ताले को तोड़ा ना जाए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। वही सारी बातें हैं। बढ़िया।
अभी सर तो हमें यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ की कुछ नीति कुछ ठीक नहीं लगती। हाँ, ये कह सकते हैं। तो क्या इसका एक कारण ये हुआ है कि हमारी बाड़े कमज़ोर है? या फिर जैसे टॉपिक नंबर आप 2 देख रहे हो कि हम एक मृदु राज्य हैं। तो क्या ऐसा ही है कि हमारी जो एक लचीलापन है या फिर हमारी जो सीमाएँ हैं, मेनली सीमाएँ का मतलब केवल बॉर्डर नहीं, सीमाओं का मतलब कि हमारी एक विचारधारा की सीमितता हो या फिर हम बार-बार उदार हो जाते हों या फिर हम एक कह सकते हैं कि चलो माफ़ किया वाली बात है। जैसे आप देख सकते हो मोहम्मद गौरी था या गजनबी था मुझे क्लियर नहीं, लेकिन उसको बार-बार माफ़ कर देना वही ना है कि आप अपने शत्रु को एक और मौका दे रहे हो। तो वही सारी चीज़ें सोच सकते हो। बढ़िया। सर तो यहाँ के कहने का मतलब है कि उसको मौका उतना नहीं देना चाहिए। ये भी प्रश्न सर उठ सकता है कि क्योंकि सर हमारी सर बाड़े कम जैसे से सर कम जैसे इतनी सर भी लचीली ना हो। बोलिए। सर यही आपका कहने का मतलब यही ना कि सर कि जो व्यक्ति है और ज्यादा वो उसको ज्यादा माफ करते हैं तो उसको उतना लचीलापन नहीं होना चाहिए कि पूरे हमेशा माफ किया जाए। ठीक है। और एक बात ये भी इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लचीला उतना ना हो ठीक है, लेकिन उतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि हम जो पड़ोसी बनाना चाह रहे हैं, पड़ोसी के नाम पर एक तरह से अलगाववाद ही हो जाए। तो जैसे आपने शहर और गाँव का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वही बात है। अब इतने सारे आधार हो गए, अब ज़रा हम शुरू करते हैं थोड़ा कि इंट्रो क्या होने वाला है। हम क्या इंट्रो रख सकते हैं एक तरह से, जो समझा दे कि वास्तव में अच्छी बाड़े अच्छा पड़ोसी बनाती है और बाड़ों का मतलब वास्तव तौर में है ही क्या? तो कोई अगर बताना चाहे तो बताए, क्या इंट्रो होने वाला है इसका? कोई बताना चाहेगा? क्या इंट्रो होना चाहिए एक तरह से कोई कहानी या फिर एक नॉर्मल सी समझ कि हम कैसे एक आधार ले जा सकते हैं? जैसे आप प्राचीन काल से शुरू कर सकते हो कि प्राचीन काल से हमने देखा या फिर एक सामान्य सा बच्चे का घेरा दिखा सकते हो ना कि बच्चे का जैसे वो पालना होता है तो उस पालना समझ लो एक तरह से अगर बाड़ा ही है ना तो बच्चे को बाहर जाने से रोकेगा वो ना सिर्फ दूसरों को हानि से बचाएगा या फिर दूसरों के समय को बचाएगा बल्कि उस बच्चों के लिए या फिर उस जो बच्चा उस पालने में है उसके लिए भी एक अच्छा कह सकते हैं परिक्षेत्र बनाएगा तो बाड़े ना सिर्फ़ पड़ोसियों के लिए या फिर अच्छे पड़ोसियों के लिए आवश्यक है, बाड़े बल्कि हमारी जो एक कह सकते हैं कि बिना जो एक वर्ड होता है, उर्दू का वर्ड ले लो, पेचीदा-सी बात हमारी उस पेचीदा हरकतों को अगर सँभालना है, तो बाड़े का होना ज़रूरी है। जैसे अगर एक टाइम लिमिट लगाई जाए, जैसे समझो हमने अपने मोबाइल पे लगा रखा है टाइम लिमिट कि इतने टाइम के बाद अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसी बातें वास्तव में अच्छी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं मतलब एक तरह से कि ज़रूरी हो गया फिर भी वो स्विच ऑफ हो जा रहा है तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अक्सर या फिर कहें कि ज़्यादातर आप अगर एक सीमित समय प्रबंधन के अनुसार वो बाड़े या फिर एक सीमा लगा रखे हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी है। और वो आपके एक कह सकते हैं अच्छा पड़ोसी ना सिर्फ़ बनाएगा या फिर आपके जो एक कह सकते हैं आपका रिस्पेक्ट वाला भाव है कि लोग सोचेंगे कि हाँ, वास्तव में आप अनुशासन युक्त हो। लेकिन अनुशासन का होना ऐसा भी नहीं कि आप अपने आप को ही अपने शासन में बाँध लो या फिर अपने बाड़े ही में ही खुद को ऐसे उलझा दो कि आप बाहर निकल ही ना पाओ। आप कुएँ के मेंढक बन के रह जाओ। तो ऐसी बातें आप कुछ भी बता सकते हो। रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पाताल आप तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल इसको आप डिस्क्राइब करोगे कैसे करिए जरा नियम वही अच्छे हैं जो पालन किए जाएं न्याय वही सच्चा है जो सब पर लागू हो पाए बढ़िया और कोई कुछ बोलना चाहता है इंट्रोडक्शन में कोई भी बातें जैसे अगर इतिहास से इसको कनेक्ट करेंगे ना तो आप सिकंदर का देख सकते हो। सिकंदर ने जितना भी विश्व जीता एक तरह से आप समझो जितने भी विश्व जीते तो एक यही है कि बाड़े उसने कमज़ोर पाई, सीमाएँ उसने कमज़ोर पाई। लेकिन जब वो भारत में आया
तो भारत की एक प्राकृतिक सीमा मान लो या फिर कह सकते हैं कि जो एक मनोवैज्ञानिक सीमा बना रखी थी। आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे वो भारत से लौटा। तो एक प्राकृतिक सीमा और एक मनोवैज्ञानिक सीमा दोनों का आधार होने के कारण सिकंदर को लौटा दिया गया या फिर सिकंदर भारत से लौट गया। तो ऐसी भी बातें हैं कि जहाँ हमें नुकसान होने वाला होगा, वहाँ हमारी बाड़े या फिर हमारी जो एक सीमाएँ होंगी या फिर जैसे सर ने लिखा भी कि नियम होंगे तो वो नियम हमारी रक्षा करेंगे और नियम तभी रक्षा करेंगे जब हमारे बाड़े काफ़ी अच्छी होंगी और सिकंदर जैसे महान को अगर लौटा सकती हैं, सिकंदर जैसे महान को भले एक अच्छा पड़ोसी ना बनाए, लेकिन एक शत्रु तो नहीं बनने दिया। तो ऐसी बातें आप सोच सकते हो। इतिहास के संदर्भ में आप शुरू कर सकते हो, एक बच्चे के संदर्भ में आप शुरू कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और देखो, मैं बस बोलता रहूँगा तो बातें बस वही होंगी कि जितना मैंने काम किया, उतनी ही बातें आएँगी। आप लोग कोशिश करो, कुछ बोलो। जैसे अभी किसी ने बोला था कि भारत के संदर्भ में 1 सेकंड। अभी तो हमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ की नीति कुछ ठीक नहीं लगती। आप समझ सकते हो कि हमें एक भारत के लिए ही अच्छी बाड़े या फिर अच्छी सीमाएँ बनानी है। तो इस संदर्भ में भी आप कुछ एग्ज़ाम्पल रख के बातें शुरू कर सकते हो। अगर प्रस्तावना शुरू हो गया तो हमारे पास वही क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में बाड़ों की ज़रूरत है या फिर बाड़ों को गिरा देना चाहिए या फिर अदृश्य बाड़े काफ़ी हैं या फिर लचीलो बाड़ों का जो थोड़ा जैसे कि बाड़े तो हम मजबूत कर लें, लेकिन उसमें एक गेट ऐसा भी हो जो पड़ोसियों का, अतिथियों का स्वागत करे एक तरह से। ऐसा भी नहीं कि हमारी जो मानसिकताएँ हम केवल कुएँ के मेढक बन के रह जाएँ, उसी कुएँ को ही सागर समझें या फिर वहीं रहें तो समझ लें कि हाँ, हम वास्तव में एक अच्छा बाड़ा बनाए हैं और ऐसी चीज़ें घट पाई हैं और हमारा निष्कर्ष भी लगभग ऐसा ही होने वाला है कि निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटीक छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब आप बाड़े बनाओ, लेकिन बाड़ों में भी ऐसी बातें ना हो कि हमारा जो एक मूल भाव है, वसुधैव कुटुम्बकम वाला कि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो अगर परिवार मान रहे हैं, तो वो बाड़े लगा देना क्या वास्तव में एक सार्थक बात होगी भारत के परिप्रेक्ष्य से? क्योंकि भारत एक आदिकाल से या फिर हमारी जो नीतियाँ हैं, एक नाइबरहुड फर्स्ट वाली हैं। तो अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बातों या फिर उनकी कविताओं को ही संदर्भ ले जाएँगे तो क्या हम कमज़ोर नहीं हो जाएँगे? अगर जीएस में हम लिखते हैं कि हमें एक समन्वयकारी नीतियाँ रखनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से नीतियाँ और बेहतर बनानी चाहिए। अगर हम एक तरह से चलो ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दे पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उस ईंट को कम से कम अगर हम मजबूत कर लें, तो उसका जवाब हमें पत्थर से देना नहीं पड़ेगा। ऐसी भी बातें आप सोच सकते हो और हमें कोशिश करनी है भारत के परिप्रेक्ष्य में ही थोड़ा सोचें क्योंकि इससे अगर परे जाएँगे तो बाकी लोगों की नीति यही होती है कि प्राथमिकता में अपने देश को या फिर अपने घर को सुरक्षित रखें और बाहर को घर ही ना माने। जैसे समझो कि आपने अपने घर पर झाड़ू लगा दिया और जो कूड़ा है वो बाहर फेंक दिया। तो क्या ये जो विश्व है या फिर ये जो पृथ्वी है आपका घर नहीं है? आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अच्छे वाड़े ना सिर्फ़ ये बताते हैं बल्कि एक तरह से ये बातें भी हमें सोचनी चाहिए, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो या फिर जो भी कोई सा भी क्षेत्र हो। तो इन संदर्भों में भी हमें थोड़ी बातें सोचनी पड़ेंगी। किसी भी मामले में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। बढ़िया। सर भारत की सीमा क्षेत्र को भी ले सकते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक भारत की भौगोलिक सीमा निश्चित है। हाँ, वास्तव में यही है कि भारत की जो एक प्राकृतिक दीवार है या फिर कहें कि हमारा जो एक प्राकृतिक बाड़े हैं, इस बाड़े ने हमें कहाँ तक सुरक्षित रखा या फिर हमारे पड़ोसियों को। जैसे अभी चीन अगर चाह भी ले ना, तो भी ये हमारे जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को इतनी आसानी से नहीं लांघ सकता। तो वही बात है कि चीन जैसे एक कह सकते हैं अराजक पड़ोसी को भी हमने अगर शांत रखा है तो उसका कारण यही होगा। या फिर हमारा जो कच्छ का रण आप देख लो या फिर एक रेगिस्तान वाला क्षेत्र देख लो, पाकिस्तान को अगर शांत किया है तो उसका कारण यही होगा। लेकिन अगर हमारी एक शिथिलता आप देखना चाहो तो बांग्लादेश में आप देख सकते हो, वहाँ से लगभग
हर समय या फिर आप अगर डेटा निकालने जाओगे ना, तो वहाँ से घुसपैठिए घुसते रहते हैं और भारत में ऐसी एक कह सकते हैं अराजक स्थिति उत्पन्न करते हैं या फिर केवल जो बाहरी सीमाएँ हैं, ये आंतरिक विवाद तक उत्पन्न कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें हम भारत के संदर्भ में भी सोच सकते हैं। सर, इस निबंध के प्रस्तावना को कहानी के माध्यम से, तो कहानी बताइए ज़रा कौन-सी कहानी? चाहे फिर श्रीलंकाई समुद्री विवाद हो या फिर मालदीव जैसे छोटे देश कुछ भी ठीक कहाँ है? हाँ, वही बातें हैं कि हमारी जो एक कह सकते हैं कि आप देखो मालदीव वाला संबंध आप देखो। मालदीव को हमने बहुत चीज़ें दी, लेकिन हमने ना तो कोई एक क्या बोलते हैं उसको नियामक लगाया, ना तो प्रतिबंध लगाया, ना तो हमने हस्ताक्षर कराए कि ये चीज़ें हम कर तो रहे हैं, लेकिन आप विरोध नहीं करोगे। और उसी का फ़ायदा हमारे पड़ोसी उठा रहे हैं कि आपने तो दे दिया, जब माँगने आए तो आपने भर के एक कटोरी बस चीनी दे दिया, लेकिन जब आप नमक माँगने गए तो नमक को भी मना कर दिया गया। तो ऐसी बातें या फिर नमक की जगह 2-3 गालियाँ आपके चिपका दी वो अलग। तो वो बातें हैं कि जैसी हमारी उदारता है, ये उदारता वास्तव में यही दिखा रही है। टॉपिक नंबर आप 2 पे देख सकते हो, क्या हम एक मृदु राज्य हैं? तो इसमें हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि हम एक मृदु राज्य नहीं है। मुझे तो लगता है 60% हमारा यही स्वभाव है कि हम उदार हैं। चाहे एक अपनी प्रतिष्ठा को दूसरे को सौंपना हो या फिर हमारे स्वभाव को दूसरे को सौंपना या फिर हमारी जो विश्व में या फिर हमारा जो ज्ञान भंडार है, उस ज्ञान भंडार को भी हम नहीं चाहते कि कोई हमारी सराहना करे या फिर जैसे आप मालदीव का उदाहरण ले लो, तो श्रीलंका का उदाहरण ले लो, बढ़िया उदाहरण है। भारत और नेपाल संबंध आप इसको डिस्क्राइब करना चाहोगे या फिर मैं ही करूँ? मतलब मैं करूँगा तो मुझे जितने नज़रिए दिख रहे हैं बस वही बताना चाहूँगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है भारत और नेपाल का संबंध चलो ये जो एक बाड़े हैं, वो बाड़े हैं लेकिन अदृश्य रूप से हैं और अदृश्य बाड़े इतने भी लचीले नहीं हैं कि कोई घुसपैठिए उस आधार पर हमारे बाड़ों पर प्रवेश कर जाए या फिर हमारा जैसे एक मनोवैज्ञानिक डर होता है ना कि भारत हमारी सहायता कर रहा है, नेपाल क्या चाहेगा कि भारत हमारे साथ है एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर एक सांस्कृतिक रूप आप देखते होंगे ना तो विवाह भी होते हैं। भारत का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है और नेपाल का इलाका, इन दोनों इलाकों में आस-पास विवाह संबंध भी स्थापित होते हैं। तो ऐसे संबंध बने रहें या फिर लगातार हम जैसे मदद करते हैं, तो वो मदद को बने रहने के लिए ये बातें भी ज़रूरी हैं कि हमारे बाड़े चलो ठीक है, अदृश्य रूप से ही सही, लेकिन उतने भी लचीले ना हों। लेकिन नेपाल के साथ हमारे संबंध इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि हम बाड़े बनाए हैं, ना कि एक प्रतिबंध उस तरह से लगाया है। जैसे आप कुछ भी देख सकते हो, आपके शायद एग्ज़ाम्पल थोड़े और बेहतर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। सीमाएँ नहीं तो बंधन टूट जाते हैं। हर रिश्ता तब संघर्ष में बदल जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जहाँ सीमाओं का सम्मान हुआ, वहाँ शांति और सहयोग बढ़ा। उदाहरण के लिए अशोक के कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपनी साम्राज्य की सीमाओं को पहचान कर शांति और धर्म के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया। बढ़िया। जैसे रहीमदास जी भी कहते ही हैं रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो चटकाए। और अगर ये जो प्रेम का धागा हो या फिर बाड़ों की एक सीमा है, एक बार अगर टूट गई ऐसे कि हमने थोड़ा लचीलापन दिखा दिया, तो उस लचीलेपन के कारण अगर उसका उन्होंने कि आपने उँगली पकड़ाई और उन्होंने आपकी गर्दन पकड़ने का काम किया, तो वो चीज़ें दिक्कत करेंगी। ये कहानी क्या लिखा है? एक छोटे से गाँव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, उसका घर बहुत ही गंदा नहीं इतनी बातें ज़रूरी नहीं है, गंदा अस्त-व्यस्त। उसके माता-पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, घर की देखभाल उनके समय नहीं होता था, राहुल भी अपने दोस्तों के साथ खेलने ये पहला पैराग्राफ मुझे ये नहीं लगा कि इससे जुड़ा होगा, शायद आगे हो। राहुल के पड़ोसी मोहन बहुत ही साफ-सुथरे व्यवस्थित व्यक्ति थे। उनका घर हमेशा चमकता रहता था। मोहन राहुल को अक्सर घर की सफाई करने के लिए प्रेरित करता हाँ, जुड़ा हुआ है। लेकिन राहुल उनकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, साफ-सुथरा करके तैयार बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। राहुल शर्मिंदा महसूस कर रहा था कार्यक्रम के बाद। ये अब ना जब आप मुझे लगता है आप जब 1 साल बाद ऐसी बातें लिखोगे, तो ये बातें सीमित मात्रा में ही होंगी कि जितनी बातें ज़रूरी हैं।
सिर्फ़ उतनी ही आएँगी। जैसे आप कोई सा भी सामान्य सा एग्ज़ाम्पल डालो ना, तो एग्ज़ाम्पल में ये होता है कि हमारे पास बातें कम हैं, चलो इस एग्ज़ाम्पल को ही बढ़ाया जाए और ऐसे में हम यही करते हैं। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा, ज़्यादा बातें आ जाएँगी, तो उस बात को आप सीमित रखने लगोगे। तो बढ़िया है, अच्छा पॉइंट आपने दिया कि एक पड़ोसी का अगर पड़ोसी को देखकर या फिर वैसा होता है ना क्या बोलते हैं तरबूज को देखकर तरबूज जब रंग बदलता है, तो वैसी वाली बातें ही हैं कि अगर पड़ोसी अच्छा है, तो सामने वाला भी पड़ोसी कोशिश करेगा हम अच्छे बनें। चाहे आप निमंत्रण कहानी पढ़ लो निमंत्रण कहानी अगर प्रेमचंद की आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो एक पंडित रहता है और सामने वाला दूसरा पंडित रहता है, तो दोनों मतलब एक तरह से एक-दूसरे से ही सीखते हैं और दोनों का एक स्वरूप कैसा रहता है, बस वही चाटुकारिता वाला या फिर लालच से भरा हुआ। तो वैसी है कि जैसा आप रहोगे वैसा ही आपका पड़ोसी भी बनने की कोशिश करते हैं या फिर अगर वैसे नहीं है तो फिर पड़ोसी आपस में फूट हो जाती है चीज़ें कि जब दोनों में विरोधाभास होने लगता है। अ, सर मैं क्लास 8 ये किसने कॉम्पिटिशन इज़ अच्छा ये टॉपिक से हट के। सर मेरे यहाँ तो छत से छत जुड़ी है तो ये अच्छे बाड़े का परिणाम है या अच्छे पड़ोसी का? आप इसको डिस्क्राइब करोगे किसका परिणाम है? मुझे ऐसा लगता है छत से छत का जुड़ी होना फिर भी एक अदृश्य रूप से बाड़े बना ही होगा। आप उसको एक दिमाग में ला सकते हो कि चीज़ें मजबूरी का भी कह सकते हैं मतलब बातें ऐसी भी नहीं है कि जैसे आप नेपाल भारत का एग्जांपल ले लो। वहाँ पे इतनी मजबूत बाड़े नहीं है या फिर एक वैसी फेंसिंग नहीं की गई है। लेकिन फिर भी ये भी कह सकते हैं हाँ, मजबूरी का है कि आपके पास उतने जो साधन है या फिर संसाधन है, ये नहीं है कि आप अपने बाड़े बना पाओ या फिर अपनी सीमाएँ, तो इससे लाभ भी होगा, एक हानियाँ भी हो सकती हैं। बढ़िया। ये कौन कमेंट कर रहा है? रिजल्ट मित्र पे ठीक है, वॉइस का बाद में देख लेंगे। पहले आप पॉइंट बताओ कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैं आधे घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, आप लोग पॉइंट ही नहीं बता रहे हो। हेलो सर, बोलिए सर, किस पे पॉइंट बताना है? हेलो। हाँ, म ये आपको बताना है क्या बाड़ों की वास्तव में ज़रूरत है? हाँ, मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, बाड़ों को असल में ज़रूरत है, क्योंकि सर बाड़े ही किसी कभी मुसीबत आती है तो बाड़े ही हमेशा तत्पर रहते हैं किसी काम को जल्दी में करने के। ये नहीं देखते हैं कि क्या होगी क्या नहीं। जिस समय आप बोलिएगा बाड़े, उसी समय आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी-कभी शत्रु होने के कारण वो मदद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सर आपने जैसे सर प्रश्न पूछा कि बाड़े क्यों ज़रूरी है? सर तो इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि बाड़े इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माने कि जुड़े हुए हैं। जैसे सर नेपाल से देख लीजिए, जैसे और जैसे नेपाल से देख लीजिए सर कि यहाँ पर अगर चावल की जैसे नेपाल में कमी होती है सर, तो भारत उनको सहायता के लिए भेजता है। यह भी जोड़ सकते हैं सर, निर्यात करता है भारत। और सर पूरे विश्व एक दूसरे बाणे की जरूरत है, क्योंकि विश्व संगठन से न्याय देश संगठन हुआ, पूरा विश्व तो बाएं की जरूरत है क्योंकि सभी देश जुड़े हुए हैं। और सर किसी देश में और कोई भी देश हुआ या तो उसमें आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो और कई देश उसकी सहायता करते हैं। अच्छा। कोई और बताना चाहेगा? एक दूसरे के हेल्प के लिए चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, कभी-कभी ये बाड़े हमें सुरक्षा मिलती हैं जैसे पाकिस्तान से भारत। बढ़िया। आप थोड़ा आगे भी जा सकते हो जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या फिर जो एक कनाडा और अमेरिका बढ़िया। बाड़े का मतलब बाड़े का मतलब बॉर्डर समझ लो नॉर्मल सा फेंसिंग अगर अंग्रेजी में आप ज़्यादा एक सहज हो तो समझ सकते हो या फिर समझ लो एक जो आधार है हमारा बाड़े का मतलब सिर्फ सीमा का आधार नहीं है बाड़े का मतलब आप एक कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध लगाए गए या फिर नियम बनाए गए तो वैसा तंत्र भी आप समझ सकते हो आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन पड़ोसी देश के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं जिससे आप थोड़ा एग्जाम्पल लो इतिहास से बात करते हैं विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध की। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में
आपको भी पता है कि जो देश एक तरह से अपने बाड़े या फिर अपनी एक तरह से मजबूती में थे, उन देशों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो देश कमज़ोर थे, उन देशों की क्षति आप समझ सकते हो कि उन्होंने एक तरह से वैसा वाला रूप होता है ना, औरंगज़ेब से आप समझो, औरंगज़ेब ने अपनी एक विशाल या फिर कहें कि साम्राज्य इतना विस्तार कर दिया था कि बाड़े बनाना ही भूल गया। और अगर आप लगातार विस्तार करते रहोगे, बाड़े नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि आपका एक जो हिस्सा है या फिर धीरे-धीरे हिस्सा थोड़ा टॉपिक नंबर 1 से हम एक शब्द लेते हैं, मंथर गति से ये जो चीज़ें हैं गायब होने लगेंगी। और औरंगज़ेब का आप हश्र देख सकते हो कि कहाँ एक इतने बड़े क्षेत्र का एक क्या बोलते हैं उसको सुल्तान और कहाँ उसका मतलब लगभग 30 से 40 सालों में पूरी चीज़ें समाप्त हो गई। तो वही चीज़ें हैं कि एक बाड़ों का होना वैसा भी ज़रूरी है कि आप एक मुट्ठी में अगर बहुत चीज़ें भरना चाह रहे हो, तो उस मुट्ठी को लगातार आपको बड़ा करते रहना पड़ेगा। उस मुट्ठी की जगह अब आपको कटोरा चाहिए, कटोरे की जगह शायद आपको एक बड़ा बर्तन चाहिए अगर लगातार आपको वो चीज़ मजबूती करनी है। मतलब एक विस्तारवादी सोच यही है कि बाड़े क्यों मजबूत होते हैं कि अपनी चीज़ें कम से कम सुरक्षित कर लें और दूसरों की हड़प कर एक तरह से फिर से बाड़े मजबूत कर लें। आप चाहो तो फिर से जैसे हमारे एक आदिकाल में जो प्राचीर होती थी मिस्र क्या बोलते हैं उसको? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी एक जो चीज़ है या फिर सबसे बाहर जो है, एक प्राचीर होती थी। प्राचीर मतलब इतनी मजबूत 3 दीवारें होती थी। एक दीवार पहले, फिर सेकंड दीवार, फिर थर्ड दीवार और चीन की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आप समझ ही सकते हो कि कैसे उसने अपने एक जो क्षेत्र है, उसको बचाए रखा या फिर हमारे जो संघ बने थे, गणराज्य बने थे, उनका सोच सकते हो कैसे वो फेंसिंग करते थे। लेकिन फिर से हम जैसे अगर बात कर रहे हैं क्या बाड़ों की ज़रूरत है, तो ये बातें तो ठीक है कि ये मजबूत करता है। आपके पास एग्ज़ाम्पल होंगे एक तरह से चीन की महान दीवार के या फिर जितने भी आपको एग्ज़ाम्पल मिले। उनके अलावा अगर ये भी सवाल हमारे सामने आए, क्या बाड़े वास्तव में अच्छे पड़ोसी बना पाएँगे या फिर मजबूत बाड़े का होना क्या एक अच्छा पड़ोसी दिखा पाता है? तो पड़ोसी ना सही, लेकिन एक कमज़ोर शत्रु ज़रूर बना देता है। लेकिन अगर फिर भी आप देखो ना, तो वैसा हो जाएगा कि हमारी जो मानसिकता है, वो संकीर्ण हो जाएगी। कि आपने अगर जैसे देखो, बच्चों को आपने घर से बाहर निकलने ना दिया, तो बच्चे चलो ठीक है, वो घूमेंगे नहीं। लेकिन यूपीएससी का टॉपिक फिर से देखो कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते और अगर वो एक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे या फिर कुएं के मेढक बनकर रह जाएंगे या फिर अपने पड़ोसियों से चलो ठीक है अगर खराब पड़ोसी हैं तो लगता होगा कि बच्चों को इनसे नहीं मिलना चाहिए लेकिन जो अच्छी चीजें हैं या फिर और जो वैश्वीकरण है वैश्वीकरण के लिए भी अगर हमने ऐसे ही बाड़े या फिर ऐसी सीमाएं बना दी तो हम विश्व से बहुत कुछ सीखना भूल जाएंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि हम अच्छे पड़ोसी बनाने के चक्कर में खुद एक अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाए क्योंकि एक सहयोग वाला भाव तो हमारा गायब हो गया बाड़े बनाने के चक्कर में। बाड़े को हमने इतना ऊँचा कर दिया, जैसे आप चीन का सोच सकते हो कि चीन ने इतनी मजबूत दीवार बना दी या फिर चीन ने इतने बड़े बाड़े बना दिए कि हर एक जो देश है, इससे उसका भाव ऐसा बॉइलिंग फ्रॉग टेक्नीक हो या फिर एक ऋण जाल में फँसाकर उसको हड़प लेना हो। तो चीन के बारे में आप किसी भी देश की मानसिकता, कोई भी मतलब चाहे अमेरिका हो, भारत तो है ही अपना या फिर चाहे जो भी मालदीव अभी उसको लग रहा होगा एक तरह से कि चीन हमारा एक अच्छा मित्र है। लेकिन चीन जैसा देश अगर वो अपने बाड़ों को इतना मजबूत कर रखा है, तो वास्तव में ऐसे देश या फिर ऐसे लोग जो अपने जैसे देखो कि हमने आपसे तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आपको हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी बातें वास्तव में आपका दोस्त होता नहीं है या फिर आपके अच्छे पड़ोसी होते नहीं, एक दिखावटी वाला रूप होता है। और ऐसा ही शायद बाड़ों के कारण हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? और क्या लिखा? उम, सर नेपाल के साथ अपनी सीमा लगती है लेकिन पासपोर्ट वीज़ा नहीं तो यह सीमा हैदर जैसे केस को देखते हैं या फिर अन्य गतिविधियाँ जैसे आतंकवादी तस्करी आदि को देखते हैं। ठीक है। सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापार के संबंध मतलब कि उसी में सीमित कर ना रह जाएँ, दैट्स व्हाई बड़े बाड़े को बनाना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि अगर हमारा एक आप बताओ, आप लोग पहले हम लोग अगर निष्कर्ष का सोच लें या फिर कन्क्लूज़न का सोच लें। अगर हमारी मानसिकता है, अयं निजं परावेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्
कि यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी जो विचारधारा ये कुछ है ही नहीं। और ऐसी अगर विचारधारा हमारा एक आदिकाल आपके मतलब मुझे लगता है आप अगर आर्ट एंड कल्चर के उत्तर लिखोगे या फिर एक संबंध वाले उत्तर लिखोगे, तो आप वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिखोगे ही। तो उस भाव को हम क्यों ही बदलें? हमारा जो एक भाव होगा, वो सबको अगर परिवार मानता है, तो परिवार में ही चीज़ों को बिखरा देना ऐसा तो नहीं, लेकिन बिखराएँगे नहीं भी, तो भी हम एक-दूसरे से वो बाँटेंगे और बाँटना और बिखरा देना, दोनों बातों में अलग-अलग एक कह सकते हैं अंतर है। एक चीज़ ये होगी कि हम जानबूझकर कि वो हमारी बातों का दुरुपयोग कर रहा है या फिर परिवार का ये सदस्य विश्व को अगर हम परिवार न मान रहे हैं, तो परिवार का ये सदस्य अगर इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके लिए भी परिवार में सीमाएँ लगती हैं। तो वैसी ही बातें हैं कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव तो होगा, लेकिन वो इतना लचीला नहीं होगा कि हम हर उन गलत बातों के लिए उदार चरित्र रखे रहेंगे। तो ऐसी बातें कर सकते हैं। सर, जी, जी। यहाँ पर चूँकि बारे का अर्थ डिफेंस करना ही है, तो अभी वर्तमान समय में हम दुनिया में देख रहे हैं किस तरह से युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। तो इसमें इस ऐसे में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं अपने देश के लिए। कर सकते हैं। अरे अ, मैं तो जैस ये कह रहा हूँ कि आप केवल डिफेंस नहीं वैश्वीकरण के लिए अगर हमने दीवार बना दी, तो क्या वास्तव में ये एक अच्छी बात होगी? तो इस पे भी आप सोच सकते हो। जी सर। और कोई किसी क्षेत्र में सोचना जैसे हम लोग अभी सीमित है अपने एक आधार पर कि भारत के परिदृश्य में देख रहे हैं और पड़ोसी का मतलब सिर्फ वही समझ रहे हैं कि हमारे जितने पड़ोसी हैं आसपास के। लेकिन भारत के संदर्भ में हम थोड़ी इस बातों को अब एक विशालता देते हैं। जैसे आप लोगों को अगर थोड़ी बात है कि अगर हमने हिंदी या फिर हमारी जैसे भाषा है हिंदी, तो हिंदी को ही अगर कह दिया कि हिंदी के बाहर कोई दूसरी भाषा का यूज़ नहीं होगा, तो उससे क्या हिंदी संकुचित नहीं हो जाएगी? या फिर एक ज्ञान के आधार पर देख लो कि ज्ञान में अगर हमने बाड़े लगा दी, बाड़े ऐसी भी नहीं कि हम अपने ज्ञान को पेटेंट बना रहे हैं बल्कि फैला भी नहीं रहे हैं। पेटेंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ना फैलाना एक कह सकते हैं सीमित संकुचित दिमाग या फिर विचारधारा वाली बात है कि ज्ञान जैसे-जैसे आप खर्च करोगे, वो बढ़ेगा, तो उस दिमाग पे आपने अगर बाड़े लगा दिए या फिर आपने सीमाएँ प्रतिबंध लगा दिया, तो क्या वास्तव में ये एक अच्छी बात होने वाली है? नहीं होने वाली है। आपको मतलब एक तरह से आप जवाब भी यहाँ पे दे सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे कुछ एक रूप होना चाहिए, जो बताए कि हाँ, वास्तव में एक दीवाल का होना आवश्यक है, लेकिन गेट होना चाहिए या फिर एक दरवाज़ा होना चाहिए, जो लगातार अतिथियों का अतिथि के रूप में चाहे ज्ञान हो, वैश्वीकरण की अच्छी-अच्छी बातें हों या फिर पड़ोसियों से मिलने वाला एक कह सकते हैं संसाधन की बात हो, अवसर की बात हो, सहायता की बात हो, एक जो भी बातें आप समझ लो। तो वो चीज़ें हैं कि बाड़े तो मजबूत हों, लेकिन साथ-साथ उन बाड़ों में ऐसे दरवाजे भी हों, जो लोगों का स्वागत करता हो या फिर लोगों की या फिर हमारे पड़ोसियों की पहचान करता हो। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही बताते हैं। आप चाहो तो मतलब जब क्लास हो जाए, तो खोलकर देखना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो उनकी कविता है, आप चाहे अंग्रेजी में या फिर हिंदी में, पूरा भाव समझना, वही भाव सामने आता है कि एक जो सवाल पूछ रहा है, क्या वास्तव में बाड़े होना ज़रूरी है या फिर हमें बाड़ों को गिरा देना चाहिए? बाड़ों को गिरा देने से क्या हानियाँ हैं, ये आप देख ही सकते हो और बाड़ों के लगे रहने से क्या हानियाँ हैं, ये भी देख सकते हो। तो जब हानियाँ हम देख रहे हैं, तो दोनों का एक मिला-जुला स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए और हम बार-बार कोशिश भी नहीं करेंगे, हमारे पास काफ़ी शब्द हैं। बाड़ों के लिए आप सीमा का यूज़ कर सकते हो, बाड़ों के लिए आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हो या फिर प्रतिबंध, नियम या फिर जो भी एक नज़रिया आपका होगा, उस चीज़ को आप यूज़ करके बता सकते हो कि अगर हमें वास्तव में अच्छे पड़ोसी बनाने हैं, तो हमारी जो विचारधारा है, इसका संकुचित होना ही दिक्कत वाली बात है। अगर हमें दूसरों के खेत की घास हरी लगती है, तो ये मानसिकता आपकी खराब है कि आप दूसरों की हरी घास ना देखने के लिए अपनी दीवार ऊँची कर रहे हो, तो ये गलत बात है। अगर आप हरी घास देख रहे हो, तो एक सकारात्मक आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। अगर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करोगे, तो एक अच्छा पड़ोसी एक अच्छा संगठन बना सकता है। जैसे आसियान संगठन अभी किसी ने लिखा ही जैसे हमारा ग्लोबल साउथ हो गया, ये संगठन हो गया या फिर
क्वाड संगठन हो गया, ब्रिक्स संगठन हो गया या फिर यूएन हो गया, हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन हो गया। तो ये सारे जो हमारे पड़ोसी बन रखे हैं या फिर हमारी जो सहायता करते हैं, इन सहायता में हमारा परस्पर सहयोग अच्छा होगा। और अगर गांधी जी का कथन देखें ना कि हम जो बदलाव सामने वाले में देखना चाहते हैं, वो बदलाव हमें स्वयं में करना होगा। अगर हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे अच्छे पड़ोसी बनो, तो हमें पहले अच्छा पड़ोसी बन के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें आप कर सकते हैं। जैसा कि सर भारत के संदर्भ में देखें, चाइना या रूस किसी भी देश को देखें कि जनसंख्या जैसी-जैसी बढ़ रही है, आने वाले समय में व्यक्ति इतने भूभाग में तो रह नहीं पाएगा, इसके लिए विस्तार की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, ज़रूर हो सकती है। मतलब कि उसी में सीमित रहकर हाँ, ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? जी, जी, बोलिए। तो ठीक है, आप लोग मतलब एक सामान्य सा संदर्भ समझ चुके हो ना कि इसमें हमें क्या-क्या बातें करनी है। एक तो ये कि बाड़ों की ज़रूरत है या नहीं है? अगर नहीं है तो हानियाँ बता दो, अगर है तो उसके लाभ दिखा दो। और मतलब एक तरह से नहीं अगर बाड़े रहेंगे या फिर अगर हम बाड़ों को गिरा देंगे और एक अदृश्य बाड़ा लगा देंगे, तो उसके आप लाभ दिखा सकते हो या फिर अदृश्य बाड़े लगा देने से आप हानि दिखा सकते हो। जैसे अदृश्य बाड़े का एक मूर्त रूप आप समझो कि समुद्री क्षेत्र में जैसे अक्सर श्रीलंका और भारत का विवाद होता रहता है कि ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, मछुआरे को कभी ये पकड़ के ले जाते हैं और भारत मतलब अक्सर नहीं करता ऐसा काम कि किसी के मछुआरे को पकड़कर बंदी बना ले। लेकिन ऐसी चीज़ें अगर अदृश्य बाड़े या फिर कहें कि एक हमारे दिमाग में है कि इतना जो क्षेत्र है, हमारा है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में है कि ये सामने वाला देख नहीं रहा, चलो इसके घर पे फांद के हम जो भी चीज़ें मान लो अमरूद है, तो अमरूद को तोड़ के चलते। तो वही है, अदृश्य बाड़ों के होने से भी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके लाभ भी हैं। आप एक तरह से ये तो रहेगा कि भरोसा है सामने वाले तक कि आज तक नहीं हुआ, तो फिर कल कैसे होगा? तो ये सारी बातें जितनी आप सोच सको और उन बातों का मुझे लगता है मतलब सिर्फ़ मेरा ये व्यक्तिगत नज़रिया कि हमें ऐसा रखना चाहिए, निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिना निर्मल करे सुभाए। और भारत की मानसिकता भी यही है कि वसुधैव कुटुंबकम रखो। अगर हम सबको परिवार जैसा एक महसूस कराएँगे, हम अच्छे रहेंगे तो वास्तव में ये अच्छे होंगे। जैसे मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं कहना चाहता कि चीन ने सुधार कर लिया, लेकिन चीन की वर्तमान समय की आप नीति दे सकते हो। चीन के साथ हमारे जो संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो इस चीज़ की भी बात देख सकते हो या फिर पाकिस्तान प्रयास करना चाह रहा है संबंध को सुधारने का, तो ये उसका यही कारण है कि हमने अपनी बाड़े इतनी मजबूत कर रखी हैं कि अब सामने वाले शत्रु वाला भाव तो छोड़ ही देंगे, शायद कोशिश करेंगे एक मित्र वाला भाव देने की। तो वैसा ही हमारा मतलब मेरे हिसाब से एक व्यक्तिगत रूप से ऐसा कन्क्लूज़न होगा। अगर आपको कुछ और बोलना है इसमें, तो आप बोल सकते हो। सर हेलो। हुँ, हुँ। सर यह भी प्रश्न उठता है कि हमें अपने बाड़े हैं मजबूत कर लेना चाहिए कि लचीला छोड़ देना चाहिए? या मजबूत करना चाहिए तो सर इसमें उतना मजबूत नहीं करना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा लचीला रखना चाहिए। हुँ। ठीक है, यही बातें मैं कर रहा था कि कम से कम ये तो ना हो कि हमारी जो एक वैश्वीकरण है, जितना वर्तमान समय में एक आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे समझो एक एग्ज़ाम्पल, इज़राइल हमें वर्तमान समय में क्या सिखा रहा है कि कैसे समुद्र के पानी को स्वच्छ किया जाए। तो ये चीज़ें अगर हम इतना प्रतिबंधित कर लेंगे, एक ऐसा समाज बनना चाहेंगे, जो ना तो किसी से मदद लेगा, ना तो किसी को मदद देगा। जैसे आप बहुत लोग देखोगे अपने गाँव में, ना तो हम किसी से लेते हैं, ना तो हम किसी को कुछ देते हैं। ना तो देंगे, ना तो लेंगे, तो ऐसी मानसिकता क्या ही मतलब बेहतर कर पाओगे। और अगर बेहतर करना है तो वास्तव में हमें गिव मोर वाली एक धारणा रखनी चाहिए और जब गिव मोर होगा तो गेट मोर वाली एक अपने आप ही वो चीजें आ जाएंगी जैसा आप चीन के साथ वर्तमान में देख सकते हो या फिर बांग्लादेश भी प्रयास कर रहा है या फिर पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा है या फिर श्रीलंका जैसे प्रयास कर ही रहा है धीरे धीरे सारे देश प्रयास कर रहे हैं उतना तो नहीं कह सकते कि ये चीजें बेहतर हो रही है लेकिन फिर भी ये जो पूरा रूप बना है ये हमारे एक अच्छी फेंसिंग के कारण या फिर हमारे एक अच्छे स्वभाव के कारण ही संभव हो पाया।
जैसे अभी आप अफ्रीका को अगर अपना पड़ोसी मानो कि अफ्रीका अगर विकसित हुआ, तो भारत विकसित हो जाएगा, भारत अगर विकसित हुआ तो अफ्रीका मतलब ऐसा क्वेश्चन वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक है। तो यही बातें हैं कि हम एक-दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, एक-दूसरे के विरोध से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। जैसे आप समझो कि आपकी और मेरी लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई से लाभ तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपकी और मेरी दोस्ती होगी, तो उस दोस्ती से लाभ ज़रूर हो जाएगा। तो वैसी ही चीज़ें हैं और इसको मैं मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आपके पास काफ़ी एग्ज़ाम्पल हो गए हैं शायद कि जिसमें आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो और कल हम प्रयास करेंगे कोई सा भी 2010 का ही टॉपिक रखते हैं और आप सभी लोग ट्राई करना ऐसे लिखने का संडे है और मैं कोशिश करूँगा आपके ऐसे और मैं भी कोशिश करूँगा लिखने का, ठीक है? अभी किसी को कुछ बताना हो तो बता सकता है। जैसे यहाँ पर सर संबंध में और अच्छा कर सकते हैं कि जैसे कि हमने रूस 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 से हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से और विकसित कर रहा है कि यहाँ पर भारत में आकर और टेक्नोलॉजी में अपनी जो टेक्नोलॉजी वहां पर बनाता है यहाँ पर भारत में आकर बनने लगी। तो ये भी तो बड़ा संबंध अच्छा संबंध हो गया सर बाणे में जी, जी। इंटरनेशनल पर। हाँ, इन्होंने क्या लिखा सर मेरी तो ये है कि सार सार को गई करे थोथा देई उड़ाए सब पड़ोसी अच्छे नहीं होते। हाँ, बातें अच्छी हैं लेकिन गांधी जी वाली बात आप सोच सकते हो कि अगर हम जैसा दूसरों को देखना चाहते हैं तो पहले खुद बने। ठीक है अच्छे नहीं है तो कम से कम अगर हम बुरे बन गए तो लाभ तो होने वाला नहीं है। तो पहले इतना तो ठीक है कि ईंट का अगर कोई ईंट मार रहा है तो उसका जवाब इतने लायक हम हो जाए कि पत्थर से दे सके मतलब सामने वाले की मानसिकता को पता हो कि अगर जैसे आप सिकंदर का एग्जांपल मैंने शुरू में ही दिया कि सिकंदर को पता था अगर हम जाएँगे तो वहाँ पे लॉस होने ही वाला है। तो कम से कम इतनी चीज़ें हो जाएँ। कल कोई सा भी मैं टॉपिक 2010 का डाल दूँगा, तो उसमें आप चयन कर लेना जो भी आपको टॉपिक लिखना हो।